बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ा है। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो साहब की बातों का जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि उनकी बातों को उनके वालिद भी संजीदा नहीं लेते, तो हम क्यों लें। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक जानिब तहरीक इंसाफ को और मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और नून लीग की जानिब से आज ये मौक़िफ़ आया है कि उनके वालिद जो है उनकी बातों को संजीदा नहीं लेते, तो नून लीग भी नहीं ले रही। देखिए, पहले तो ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का जो अमेरिका का दौरा है इसको सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये उस वक्त दौरा हो रहा है जबकि एक पूरी दुनिया जंगें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान ने एक पोजीशन अख्तियार की है, और इस दौरान उनका अमेरिका का दौरा है। इससे पहले दूसरे मुल्कों के दौरे हो चुके हैं, तो यकीनन वहाँ पे जो पाकिस्तान की कंसर्न्स हैं वो उठाएंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो भी है वो तगड़े अंदाज में पेश होगा। स्ट्रेटेजिक हवालों से ये दौरा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज से ठीक 2 माह बाद इस वक्त, मैं तो आपको पता है ना कि हम तो दिन गिन रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब आज हलफ उठाकर अपनी काबीना वगैरह का ऐलान कर चुके होंगे, क्योंकि जाहिर है कि 8 तारीख को इलेक्शन के नताइज आ गए, अगले दिन वो अक्सरियत आ गई, सादा अक्सरियत, तो वो अपना हलफ वगैरह उठा के फिर काबीना वगैरह का आज गालिबन ऐलान हो जाएगा मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक। सही। बाकी जो है वो बिलावल साहब के बारे में क्या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होता है, मैं वो अपनी वही एक सवाल के ऑपोजिशन में कौन होगा, इनमें से ऑपोजिशन में कौन होगा। अभी मैं देख रहा था हमारे भाई छोटे इमरान रियाज खान साहब का आज इंटरव्यू में थोड़ी देर पहले देख रहा था, और अल्लाह ताला का शुक्र कि वो अपने घर खैरियत से है। वो बहुत कुछ होता रहा यहाँ इस्लामाबाद के ईवानों में और यहाँ के पावर कॉरिडोर्स में, इस दौरान बहुत कुछ उनके हवाले से डिस्कस भी होता रहा, अंदेशे, खदशात, दुआएं भी हुई, सब कुछ। लेकिन ये कि उनका बखैरियत वापस आना पहले, और आज फिर उनका अपने मखसूस अंदाज में बात करना, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे भाई वापस आए। ये जो अभी बहुत दूर है, अभी यानी ये 2 माह जो हैं इनमें बहुत कुछ होना है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। इन 2 महीनों में बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है, इतना कुछ होना है कि शायद उसका लोग अभी तसव्वुर भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, किस तरह करवट ऊँट बैठता है, किस तरह सब बंदियाँ होती हैं, कितनी नाहलियाँ होती हैं, अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं, तो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, सवाए इसके कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं। ठीक है, और एक आम तासुर, एक आम बात है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, इस पर पीपल्स पार्टी भी बोल रही है, बाकी पार्टियाँ भी बोल रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो, और ये, लेकिन दरमियान में भी मैंने आपसे कहा ना कि काफ़ी कुछ वाक़यात ऐसे होंगे जो फिर उन सफ़बंदियों की तरफ और मामलात की तरफ जाएंगे जहाँ हुकूमत साजी, इलेक्शन और हुकूमत साजी। और इस दौरान जो है वो, मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि इस कदर तेज़ी के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं, ये सुधार की तरफ नहीं जा रहे। जो ख़ित्ते के हालात हैं और जो दुनिया के हालात हैं, वो बिगाड़, हर रोज़ एक नए बिगाड़ की खबर आती है। देखें, अमेरिका ने जो है वो पहले तो वीटो कर दिया था, बरतानिया एब्सटेन कर गया था, जो करारदाद पेश हुई थी जंगबंदी की, लेकिन उसके बाद जो है वो एक और कदम उठाया है, जो कि क्योंकि कांग्रेस ने ब्लॉक किया था ना ये यूक्रेन की, और हमारे ऊपर इतना कर्जा है, हम पैसे इस वक्त नहीं दे सकते। लेकिन बाइडेन इंतज़ामिया ने गलत, बहरहाल उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, हम गलत कहें सही कहें वो खुद बेहतर जानते होंगे, उन्होंने कांग्रेस को बाईपास करते हुए इसराइल के लिए एक तो 14,000 जो उनके टैंक्स
को फौरी तौर पे कोई एमिनिशन चाहिए तो वो 14,000 के करीब वो फराहम करने का ऐलान कर दिया। और 107 मिलियन के टैंक इक्विपमेंट्स और बाकी इमदाद जो है वो देने के लिए उनका ऐलान कर दिया। और ये बड़ी गैर मुतवक्को अनाउंसमेंट हुई है कुछ देर पहले कि इसराइल को असला देने का ऐलान है इस मरहले पे। तो असला किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? तो ये जो खबर है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स 26वीं स्लाइड, ये बड़ी हैरान कुन खबर है इस वक्त इस मरहले पे। ये खबर मैं मतलब कहाँ सीज़ फायर, कहाँ ह्यूमैनिटेरियन पॉज, कहाँ जंग कोई मामला हल होगा। ये 26वीं स्लाइड अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की देखें, स्टेट डिपार्टमेंट बाईपास कांग्रेस टू अप्रूव इजराइल्स ऑर्डर फॉर टैंक एम्यूनिशन। वॉशिंगटन पोस्ट 25वीं स्लाइड, यूएस टू सेल $107 मिलियन ऑफ टैंक इक्विपमेंट टू इसराइल। अच्छा, और वॉशिंगटन पोस्ट, अलाई सपोर्ट, उनके जो इत्तेहादी हैं यानी जो यूरोप है वो सीज़ फायर को सपोर्ट कर रहा है। पैलेस्टीन अथॉरिटी ने कहा है कि यूएस वीटो मेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लडशेड। फिर वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि यूएस प्लान्स टू सेल मोर वेपन्स टू इसराइल आफ्टर वीटोइंग सीज़ फायर रेजोल्यूशन। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है यूएस बाईपासेस कांग्रेस टू अप्रूव सेल ऑफ टैंक शेल्स टू इसराइल। तो ये मेरा ख्याल है कि ये, और अरब न्यूज़ ने इसके ऊपर अभी तबसरा किया है कि 21वीं स्लाइड की, हैवी फाइटिंग अक्रॉस गजा एज इसराइल प्रेसेस अहेड विद रिन्यूड यूएस मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। अब जाहिर है कि डिप्लोमेटिक तो वीटो हो गया और मिलिट्री की सपोर्ट भी आ गई और असला भी आ गया। अच्छा, अब मामला इराक की तरफ आए। ये कहानी है, एक शख्स की तलाश जारी है। कहते हैं द पर्सन मोस्ट वांटेड, वो बंदा जो है वो किधर है, कहाँ है। और वो बंदा और उसके ज़ाहिर है कि एक दो करीबी साथी, और उनका, उस बंदे का नाम है याहिया सिनवर। यानी याहिया सिनवर जो है वो हमास के सरबराह हैं गजा में। यानी हमास जो गजा में है, एक तो पूरी हमास है ना, एक तो मुकम्मल ढांचा है हमास का, ठीक है, जिसका एक पॉलिट ब्यूरो है, उसके सरबराह जो हैं वो इस्माइल हानिया हैं। और इस्माइल हानिया के जो, अच्छा, इस्माइल हानिया कतर में है, और उनके जो नायब हैं, इस्माइल हानिया के नायब यानी हमास के डिप्टी, सही, सालेह अल अनोरी, वो बैरूत में मुकीम है, जिनसे मुलाकात की अक्सर तस्वीर वगैरह आती है कि वो बैरूत में है। लेकिन जो, अच्छा, इस्माइल हानिया 2017 में बने हैं ये पॉलिट ब्यूरो के, यानी हमास के सरबराह का जो ओहदा है इन्होंने 2017 में संभाला है। 2017 से पहले इस ओहदे पे खालिद मिशाल थे, और वो 2004 से थे, जब शेख अहमद यासीन और रंतीसी, अब्दुल अजीज रंतीसी, उनका जब बैक टू बैक उनको निशाना बनाया इसराइल की फ़ौज ने, तो उसके बाद तो खालिद मिशाल आ गए। तो खालिद मिशाल 2004 से लेके 2017 तक उन्होंने पूरी हमास को हेड किया, पॉलिट ब्यूरो। और फिर 2017 में वो हट गए, और 2017 में इस्माइल हानिया गजा में हमास के इंचार्ज थे। तो वो 2017 में गजा से कतर आ गए और उनकी जगह संभाली याहिया सिनवर ने। यानी याहिया सिनवर गजा में जो हमास है, देखिए हमास की वैसे तो सफारती मौजूदगी है ना दुनिया में, मतलब कहीं सब लोग उनके रहनुमा घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लॉबिंग कर, लेकिन जहां हमास मौजूद है ग्राउंड पे और लड़ रही है, या वो जगह है गजा। अब जनाब, गजा में जो हमास के सरबराह हैं उनका नाम है याहिया सिनवर। अब ये जो है याहिया सिनवर जो है 61 साल इनकी उम्र है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में गजा से बाहर कदम नहीं रखा। इनके 61 साल गजा में गुजरे हैं। ये जो गजा की पट्टी है जी, इसमें इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है, और 61 साल की ज़िंदगी में ये 22 साल जेल में रहे। एक दफ़ा 22 साल जेल में रहे, उससे पहले गिरफ्तार, रिहाई, गिरफ्तार, रिहाई, गिरफ्तार, रिहाई। तो ये, और इनका जो घर है वो है जनूबी गजा में खान यूनस।
जहाँ पर आपको ये इतलात मिल रही हैं कि खान यूनुस में बमबारी हुई और खान यूनुस में तबाही हो गई, और क्योंकि इनके घर को, इनके मोहल्ले को, इनके पूरे इलाके को, क्योंकि याहिया सिनवर नहीं मिल रहे। याहिया सिनवर जो हैं उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन की, जो तूफान अक्सा है, इसके वो प्लानर भी हैं, इसके वो एग्जीक्यूटर भी हैं, और इसके बाद क्या सिनेरियोज डेवलप होने हैं उसका भी उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो याहिया सिनवर कहां है? अच्छा, याहिया सिनवर को गिरफ्तार कर लिया गया था। याहिया सिनवर रिहा हुए थे 2011 में। ये जो 1027 जब कैदी रिहा हुए थे ना जी। तो उसमें याहिया सिनवर रिहा हुए थे। सही। ये 22 साल के बाद, ठीक है, वरना तो इनको सारी जिंदगी के लिए जेल में थे। तो याहिया सिनवर जो है वो जो एक गिलाज शलीद जो एक कैदी के बदले 1027 रिहा करवाए थे। अब ये जो याहिया सिनवर हैं, याहिया सिनवर ने पहली बात तो ये गजा से बाहर कदम नहीं रखा सारी जिंदगी। ये इनकी फैमिली जो है ये यहाँ पे आके खान यूनुस के पनाहगुज़ीन कैंप में आबाद हो गई थी 1948 में। उसके बाद ये पैदा हुए और ये जो हैं ये इनकी सारी ज़िंदगी वहीं गुजरी। 1978 में गज़ा का जो इलाका है वो पहले वहाँ छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल, बच्चे कॉलेजों वगैरह में जाते थे, लेकिन फिर ये हुआ कि 1978 में वहाँ पे बड़ी मुश्किलों से वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने की इजाज़त मिली, गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी। और वो गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है उसमें ये ऐसे हुआ कि उसमें तुर्क फ्रेंडशिप, मतलब उसके कई फिर डिपार्टमेंट्स बन गए ना। तो एक उसका जो मतलब उसमें BAB, MA, BA, BSc, MSc, PhD गज़ा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, लेकिन बाहर नहीं जा सकते लोग, ठीक है, तो वहीं पे पढ़ा रहे हैं, वहीं पे पढ़ रहे हैं। फिर वो इंटरनेट से मकाले भेज रहे हैं बाहर, जूम पे बातचीत भी होती रही कोविड के दौरान जैसे तैसे करके। तो ये इन जिंदगियां इन्होंने अपनी वहीं पर गुजारी जैसे तैसे कि इन्होंने भी वहाँ से बैचलर्स किया, याहिया सिनवर ने भी वहाँ से बैचलर्स किया। और यहाँ पर जो इनका मेडिकल का डिपार्टमेंट है जो जहाँ के इलाके में, तो वो जो है वो तुर्क फ़लस्तीनी फ्रेंडशिप हॉस्पिटल जिसको भी तबाह कर दिया गया है। और गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलबे का ढेर है। गज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है वो अब एक मलबे का ढेर है, तो ख़त्म हो चुकी यूनिवर्सिटी। वो बहुत खूबसूरत वहाँ से जो है वो तस्वीरें आती थीं और बड़ी अच्छी एक यूनिवर्सिटी बनी थी उसमें। बल्कि उस यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो कई यूरोपीय ममालिक में ने हेल्प दी थी। अच्छा, कमाल की बात है कि उसमें USAID अमेरिका ने भी उसमें इमदाद दी है। अमेरिका की इमदाद भी है, ब्रिटेन की इमदाद भी उस यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी और वो बाकायदा रैंकिंग में आ गई थी मिडल ईस्ट के अंदर, जो है ना बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग्स में वो इतने ज़हीन वहाँ पे लोग उसमें रिसर्च वगैरह कर रहे थे। तो यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो गई, उनके टीचर्स भी ख़त्म हो गए, उनके स्टूडेंट्स भी ख़त्म हो गए। याहिया सिनवर जो है, अब उनको एक बंदे को ढूंढने के लिए पहले तो पूरी बॉम्बिंग हुई, उसके बाद बॉम्बिंग के नतीजे में जब वो ज़मीनी ऑपरेशन शुरू हुआ जो कि नहीं होना था, ज़मीनी ऑपरेशन पहले नॉर्थ में हुआ, उन्होंने कहा साउथ में आ जाए, सब साउथ में आए, उन्होंने नॉर्थ में किया। नॉर्थ में यानी गज़ा का जो शुमाली गज़ा है वहाँ पे सारे ज़मीनी ऑपरेशन किया, मारा मूरा जो कुछ वहाँ पे लोग फ़ौजी मर गए, कोई यरगमाली नहीं मिला। उसके बाद इसी दौरान ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान वो एक्सचेंज होना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो फिर इसका मतलब जनूब में, शुमाल में तो है ही नहीं, ये तो यरगमाली जो एक्सचेंज हो रहा है ये तो जनूब में है। तो उन्होंने ये मुआहदा तोड़ा जंगबंदी का, शुमाल को छोड़ के जनूब में घुस गए। अब जनूब में घुसे तो वहाँ पर याहिया सिनवर के तो कोई ये तो नहीं कि बरहना लोगों को करके, वो तस्वीर आ रही हैं तो लोगों को पकड़ के बरहना करके परेड करवा रहे हैं, और पूरी इस्लामी दुनिया में, पूरी दुनिया में इस पर बड़े कंसर्न्स हैं। लेकिन बात यह है कि वो याहिया सिनवर किधर हैं? अच्छा, याहिया सिनवर जो हैं वो यरगमाली किधर हैं? आज उन्होंने ऐलान किया है हमास ने कि इन्होंने इनकी बमबारी से एक और यरगमाली जो है वो मारा गया। और
इन्होंने कहा है, आज ऑफिशियल ऐलान किया है कि हमारे 97 लोग ज़मीनी ऑपरेशन में और मारे गए हैं। 1200 तो पहले मारे गए थे 7 अक्टूबर को। और वो जाहिर है कि वो एक ऐसा वाक़या था जिसकी कोई भी हमायत नहीं कर सकता। लेकिन जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि उस वाक़े को, वो ऐसा वाक़या था उसकी कोई हमायत नहीं कर सकता। 7 अक्टूबर के वाक़े की कोई हमायत नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन उनका जो अक़वाम मुत्तहिदा के इस सेक्रेटरी जनरल का नुक्ता नज़र है वो ये है कि इसके पस मंज़र को भी जानना ज़रूरी है कि ये वाक़या पेश क्यों आया, इसके पीछे क्या महरक़ात थे। एक दिन था जो आप समझ लेना कि शायद लोगों ने फ़ैसला किया कि प्रिजन ब्रेक, कि एक तमाम ज़िंदगियाँ यहीं पे गुजारने से बेहतर एक दफ़ा जेल तोड़ के निकलो, बाहर देखो जो होना है होता जाए। तो ये इसको वो बाहर निकले और उसके बाद वो दिन और आज का दिन है। याहिया सनवर नहीं मिल रहे और बड़ी हज़ीमत की बात है। अब ये इसराइल के लिए और इसराइल की इंटेलिजेंस के लिए, और तक एक याहिया सनवर जो है, अब याहिया सनवर को मार देंगे, क्या कर देंगे वो कहीं, लेकिन अच्छा उधर हमास के याहिया सनवर के ऊपर भी उन्होंने भी बड़ा रिस्क लिया है कि मतलब 18,000 लोग फ़लस्तीनी अगर शहीद हो गए हैं तो ये स्टेक्स बहुत बढ़ गए हैं। अब अमेरिका ने वीटो भी किया और फिर अमेरिका असला भी दे रहा है। उसकी वजह यह है कि ये यहाँ पर अब मिडल ईस्ट के अंदर हालात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। मिडल ईस्ट के बिगाड़ का मतलब है कि दुनिया के बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला तो सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक नहीं है ना, जनूबी अफ्रीका और लातीनी अमेरिका और बाकी दुनिया सारी जो है वो ये सब कुछ देख रही है। तो ये मामला ख़राब हो रहा है। और इसीलिए आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है बड़ा इंटरेस्टिंग, 30 सेकेंड स्लाइड जो है, वाई फियर्स ऑफ अ ब्रॉडर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट आर ग्रोइंग इन इराक। इराक में ये बढ़ रहा है। लिबनान में तो खैर शुरू हो गई लड़ाई, उसमें लिबनान में बाद में आता हूँ, लेकिन इराक में तो ये हुआ है कि वो उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो सफारत खाना है, कल भी मैंने बात की थी, उनके सफारत खाने पे अटैक्स हो रहे हैं। और वो उन्होंने बात भी की है सेक्रेटरी ऑस्टिन लॉयड ने, वज़ीर आज़म जो हैं शिया सुडानी से, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है भाई ये यहाँ पर मतलब है कि अब ज़रूरत नहीं है तो आप जाएँ। अब अमेरिका को इजाज़त कौन देगा, मतलब जो वज़ीर आज़म ही कह रहा है कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हम यहाँ पे राज़ी खुशी हैं, तो ये। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो बात ये है कि जो हिज़्बुल्लाह की तरफ से, खतीब हिज़्बुल्लाह की तरफ से जो इराक के अंदर काम कर, उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन एम्बेसी जो इराक की है वो एम्बेसी नहीं है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने कहा है कि ये एम्बेसी नहीं है, बल्कि ये जो है ये यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है एक ये मैं 9th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, यूएस बगदाद एम्बेसी सर्विंग एज मिलिट्री एंड सिक्योरिटी सेंटर। यहाँ से मिलिट्री और सिक्योरिटी सेंटर जो है वो, ये ईरान की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो ख़बर दे रही हैं कि ये जो एम्बेसी है ये पूरे इलाके में कमांड कंट्रोल कर रही है, ये जो है ये सफारत खाना नहीं है। और इसी को प्रेस टीवी भी कह रहा है कि यूएस एम्बेसी इन बगदाद सर्व्स एज अ बेस कंस्पायरेसी इराकी नेशन, ये खताब हिज़्बुल्लाह का बयान। अच्छा, अमेरिकन का कहना ये है कि भाई ये जो हमारी एम्बेसी है, हमें एम्बेसी पे अटैक आप कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे डिप्लोमेट्स हैं, वहाँ पे ये कोई मिलिट्री बेस तो नहीं है। उनका कहना ये है कि ये कमांड एंड कंट्रोल है। तो बहरहाल अब ये मामला इराक तक तो आ गया। जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त आप समझेंगे बड़ा इलाका ऐसा है, वहाँ पे ये जहाज़ प्रवास कर रहे हैं लेबनान में, और उधर से लेबनान के लोग नॉर्थ में इंगेज किया हुआ है उन्होंने इसराइल को, इसराइल उधर से, लेकिन फुल फ्लैश्ड वॉर नहीं हो रही अभी तक, लेकिन किसी वक्त भी छिड़ जाएगी क्योंकि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उधर से। मैंने आपसे कहा ना कि जिस लम्हे इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में होगी हमास और हिज़्बुल्लाह की, तो हिज़्बुल्लाह ये अपनी उस कैलकुलेशन में बैठे रह जाएंगे, हिज़्बुल्लाह कुछ नहीं करेगी, ये होगा फलां होगा, हिज़्बुल्लाह उसमें ड्रैगन हो जाएगी। हिज़्बुल्लाह के ऊपर बड़ा इस वक्त आपको देखें बहुत बड़ी तादाद में, साबरा शतीला को भूल जाते हैं। मैं वो गया ना साबरा शतीला के कैंप्स में, तो वहाँ साबरा शतीला के कैंप्स में बड़ा गुस्सा था। वो मैं आपसे कहता हूँ, स्लम्स नहीं होते कि वो जैसे कच्ची आबादियाँ, कई सालों से लोग हैं, बहुत छोटी सी बहुत तंग गलियाँ, उन गलियों में तारें, वो मतलब वो जैसे होता है ना कि खूंटे लगे हुए, बिजली के बिल, लोग मतलब बैठे हुए हैं लोग, और बहुत मतलब उसमें मतलब 2 लोग ही जा सकते हैं एक वक्त में, इतनी तंग गलियाँ। वो कब से कैंप्स बने हुए हैं, आबादी हो, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते, नेशनलिटी नहीं है। और अगर वो बैरूत में बाहर आते हैं तो फिर वो उनसे बहुत सस्ता काम करवाया जाता है, उनको पैसे सही नहीं अदा किए जाते। तो वहाँ पर मैं गया तो मैंने उसे ऐसे ही एक पूरा चक्कर लगाया,
तो साबरा में भी और शतीला में भी। तो वहाँ पर वो बड़े सख्त नाराज़ थे महमूद अब्बास से, सदर महमूद। वो कहते हैं ये लेबनान आते हैं लेकिन कभी इनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि ये साबरा शतीला कैंपों का दौरा भी करें। तो वहाँ पर जो है वो तस्वीरें लगी हुई थी सईद हसन नसरुल्लाह की, ठीक है, और इस्माइल हानिया की। तो मैंने फिर उसके बाद जब फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने कहा, वहाँ कहते हैं नहीं वो वहाँ पर माहौल दूसरा है और हमास ने, ये उस वक्त की बात है जब इनके तनाज़ात बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब तो ज़ाहिर है कि अब तो पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है। अच्छा, तो वो लेबनान के अंदर जो कैंप्स हैं वहाँ पर प्रेशर है कि भाई अब आप करें कुछ, लेकिन लेबनान पूरी कोशिश कर रहा है कि इसमें सकिन ना हो। लेबनान आ गया तो फिर उसके बाद तो वो आएगा, लेबनान तो बहुत मतलब है कि वो तो पूरा ले जाएंगे ना इसराइल को उठा के। दूसरी तरफ जो है वो एक और वाक़या ये हुआ है कि हुतीज़ ने एक और जहाज़ के ऊपर रॉकेट बरसा दिए बहर अहमर की सिक्योरिटी बड़ी अजीब सी सूरत हाल में चली गई है, रेड सी। क्योंकि जाहिर है कि रेड सी जो है वो पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाइना के लिए इम्पोर्टेंट है, यूरोप के लिए इम्पोर्टेंट है, मिडिल ईस्ट के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये अफ्रीका के लिए, सबके लिए। लेकिन यहाँ पर अब जो हुतीज़ हैं उन्होंने अब जो रॉकेट बरसाए हैं वो उन्होंने फ्रांस का जो एक जंगी जहाज़ जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद था उसके ऊपर उन्होंने रॉकेट बरसाए हैं, और उसके नतीजे में जो है वो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है और ड्रोन्स को उन्होंने गिरा दिया, लेकिन 12 रॉकेट बरसाए हैं। नेतन्याहू ने उसके ऊपर ये बयान दिया है कि अमेरिका अगर हमें रोक रहा है, या अमेरिका ने हमें मैसेज दिया है प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि आप हुतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें, तो अगर हुतीज़ हमारे शहरों पे हमला करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हुतीज़ कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह आइए तो सही, जवाब तो दें, मतलब कहाँ, यमन में आएंगे। तो मतलब है कि वो अब एक मामला ऐसा है जो कि ख़राब हो रहा है बहर अहमर में। हुतीज़ ये देखें कंटिन्यू नहीं रह सकता मामला, क्योंकि बहर अहमर की जो तिजारत है उसके नतीजे में पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। अब कौन सा जहाज़ किसका है, किसका मालिक है, देखें ना, सामान जा रहा है किसी का, मालिक पीछे कोई है, मतलब ये तो एक देखें ना, मकसद सबके पास तो जहाज़ नहीं है ना, ऐसे है। मतलब किसी ने कमर्शियल प्लेन लिया हुआ है, उसमें सामान आ रहा है, कोई पाकिस्तान आ रहा है, कोई इंडिया जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई श्रीलंका जाना है किसी ने, अब उसके पीछे कोई मालिक इसराइली उसने आगे से किराए पे दिए हुए हैं कंपनी, तो वो जहाज़ रुक गया पूरा, तो वो या उसमें बम रॉकेट गिर गए। तो ये अब एक मसला ऐसा है कि जिसमें यूतीज़ एक मैसेज तो भेज रहे हैं कि भाई एक मिनट यहाँ पे हमारा कंट्रोल है, तो ये अपने लोगों को, क्योंकि वो, लेकिन उसके और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है ना, कि ये मेरी टाइम पूरा ये मुतासर ना हो जाए कहीं, और पूरी जो सप्लाई चेन्स हैं और ये सारा, तो इसके ऊपर भी गौर हो रहा है। अच्छा, इसके हुतीज़ के ऊपर कार्रवाई अगर होती है, हुतीज़ के ऊपर कार्रवाई होती है अगर फ़र्ज़ करें, तो वो कार्रवाई यमन पे जंग छिड़ेगी। यमन की जंग बंदी इस कदर मुश्किलों से हुई है इतने सालों के बाद। ये जो यमन की खाना जंगी शुरू हुई थी, ठीक है ना, 2011 की सो कॉल्ड जो फसाद था अरब स्प्रिंग का, उसके बाद ये इतनी मुश्किलों से ये खाना जंगी ख़त्म हुई है। पहले यूएई ने किया मामला तय, फिर उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ मामला तय हुए, फिर उनके हमले ख़त्म हुए, फिर वो ये आगे बात बढ़ रही थी लेकिन दरमियान में रुक गई, एक जगह रुकी हुई है। अभी वो फाइनल नहीं है कि यमन को किसने गवर्न करना है, इलेक्शन होगा, कैसे होगा, क्या, लेकिन जंग बंदी हुई है वहाँ पर। अब वो सऊदी अरेबिया ने भी इसीलिए कहा कि रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। उसकी वजह यह है कि आप यहाँ दोबारा जंग छेड़ेंगे हमला करके, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि ये मामला और ख़राब होगा बहर अहमर का। नेतन्याहू कह रहे हैं कि एक मिनट, हमारे ऊपर हमला होगा तो हम जवाब नहीं देंगे, हम तो जवाब देंगे। उन्होंने आज ये बयान दे दिया। हुतीज़ ने उसके बाद अलर्ट कर दिया है अपने पूरे यमन के अंदर। वो यमनी आर्म्ड फोर्सेज जो हैं उन्होंने परेड वगैरह की है वहाँ पे, अपने मिसाइल शो किए हैं, और पूरे वो जनाब समुद्रों में भी एक्टिव हो गए हैं मज़ीद। और वो कह रहे हैं कि चूँकि नेतन्याहू ने धमकी दी है नाम लेके, तो अब तो हमारी भी जंग है, खुल के जंग है। हुतीज़ उधर से एक्टिव हो रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबिया के मतलब ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप हुई है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी मुल्कों ने, सारे मुल्कों ने करारदाद पेश की और उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ, अब पहले तो ये दौरे करें, ज़ाहिर जिसको अपने मुल्क में काम होता है वो वापस आ जाता है, फिर वो ज्वाइन कर लेता है। तो एक डेलीगेशन मूव कर रहा है इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में। इससे तो कनाडा में है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और तुर्क वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनकी
जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात हुई सही। है और वो कनाडा में है, और कनाडा में उनकी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा है कि जी पूरी एक तो शुक्रिया अदा किया है कनाडा का कि आपने रोल प्ले किया सारा, कनाडा को कन्विंस किया है। वहाँ बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं जिसमें फ़लस्तीनियों से हटके भी मकामी लोग भी हैं, तो शुक्रिया भी अदा किए सारा, और फिर ये कि जंगबंदी पे कैसे मजबूर किया जाए। लेकिन इस दौरान एक टेलीफोन कॉल जो 50 मिनट की हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। काबीना का इजलास हो रहा था, नेतन्याहू सदारत कर रहे थे, बैठे हुए काबीना में लोग बैठे हुए थे। अचानक कान में आके नेतन्याहू के उनके सेक्रेटरी ने कहा टेलीफोन कॉल है। नेतन्याहू 1 मिनट किसकी? नेतन्याहू मीटिंग छोड़ के भाग गए। टेलीफोन कॉल 50 मिनट या 1 घंटा, मेरा ख्याल है 50 मिनट, 50 मिनट तक वो अकेले कमरे में बैठ के एक शख्स से फ़ोन पे बात करते रहे। वो कॉल किसकी थी? प्रेसिडेंट पुतिन। रशिया से कॉल थी प्रेसिडेंट पुतिन की। वो प्रेसिडेंट पुतिन जिनकी कल मुलाकात ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से हुई है, और उससे पहले वो सऊदी अरेबिया और यूएई का दौरा करके वापस आए हैं, और जो तकरीबन यूक्रेन में जंग जीत गए हैं। क्योंकि ये जो इमदाद जारी हुई है ये इसराइल के लिए जारी कर दी है, यूक्रेन के लिए जारी नहीं की। यानी जो असल मुसीबत है वो तो ज़ेलेंस्की को है। भाई ज़ेलेंस्की के लिए तो अजीब मुसीबत है ना कि वो ज़ेलेंस्की को एड नहीं दी और वो इसराइल को दे दी एड, तो वो ज़ेलेंस्की वो डंप हो गया। जो मैं हमेशा पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि ज़ेलेंस्की को ही अमेरिका साइन ऑफ करेगा। अब उधर अमन लाना है, किसी तरह यूरोप के अंदर कोई मसाइल ना खड़े हों रेफ्यूजीज़ के, ये वो सारे मामलात। और उसमें जाहिर है कि रशिया भी कोई उसमें कोई दरमियानी रास्ता निकालेगा। कोई टर्की बीच में है, उसमें चाइना दरमियान में है, अरब ममालिक दरमियान में है, वो कोई भी नहीं चाहता कि वो, और यूरोप ने भी कोई दरमियानी रास्ता अख्तियार किया है यूक्रेन जंग में, तो उस जंग को रोकना है। लेकिन ये जो 50 मिनट की कॉल हुई है इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सही, ठीक है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने नेतन्याहू को कहा क्या? वो नेतन्याहू जो कह रहा है कि जी हमारी फौज के खिलाफ वो असला इस्तेमाल हुआ जो कि रशिया ने यूक्रेन से छीना था, और रशिया जो है उसका वैगनर ग्रुप मदद कर रहा है हिजबुल्लाह की और हमास की, उनको ट्रेन कर रहा है। और रशिया जो है वो बैठा हुआ है सीरिया में भी, और रशिया जो है वो मौजूद है हर जगह ही मौजूद है जी। ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। चाइना तो पीछे है ना, वो मुस्कुरा रहा है बैठा हुआ, ये तो सामने तो रशिया है ना जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, इंतखाबात में कम वक्त रह गया है, तो इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद तो सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ हो जाएंगी? देखिए तेज़ हो जानी चाहिए, लेकिन मैं उससे पहले ज़रा एक बड़े हमारे सीनियर असातिज़ा में से सहाफ़त के रहमत शाह अफरीदी साहब, उनका जो है वो इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फ्रंटियर पोस्ट एक बड़ा नाम पाकिस्तान की सहाफ़त का, और ये ख़ुद भी अपनी ज़ात में इन्होंने भी बड़ा ऊंच नीच देखा। कई बरसों ये जेल में रहे, और उसके बाद ये मेरा ख्याल है ज़ियाउल हक़ साहब के बाद जुनीजो साहब के दौर में शायद ये फ्रंटियर पोस्ट गालिबन स्टार्ट हुआ था। तो अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। एक बड़ा नाम, ये मुल्क की सहाफ़त का भी और मुल्क की तारीख़ का भी और मुल्क की सियासत का भी एक बड़ा नाम जो है वो चला गया। अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए और उनके अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा, ये जो मैं आपसे बात ही कर रहा था कि ये जो सिचुएशन बन रही है ना, ये इस सिचुएशन में आप ये देखें कि इस वक्त जो है वो क्या इसराइल के पास असला ख़त्म हो गया था? मतलब क्या इतना असलाह जो था वो इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि गज़ा में तो देखिए, गज़ा से तो वो हुआ ना जो 7 अक्टूबर को हुआ, रॉकेट्स वॉकेट्स, तो क्या इतना असलाह मज़ीद दरकार था या है कि इसराइल उसको गज़ा पे इस्तेमाल करेगा? और इतने गोले वहाँ पे 107 मिलियन डॉलर के का जो म्यूनिशन है, ये अगर आप देखें 25वीं स्लाइड को दोबारा देखें जी, 107 मिलियन डॉलर टैंक इक्विपमेंट, यानी ये जो शेल्स हैं ये क्या ख़त्म हो गए उनके पास इतने, यानी पूरे इसराइल के पास उन्होंने सारा अपना असलाह जो है वो गज़ा पे इस्तेमाल कर लिया और उनको याहिया सिनवर नहीं मिला। अच्छा, एक अजीब बात है, याहिया सिनवर जो है इन्होंने शुमाल में ऑपरेशन किया, ज़मीनी ऑपरेशन किया, और ज़मीनी ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि याहिया सिनवर जो है
वो तो जनूब में होगा, देखिए जनूब में होगा, खान यूनस, क्योंकि जनूब का इलाका है तो खान यूनस में वो पैदा वही हुआ है, तो सब कुछ तो खान यूनस में जो है, तो ऊपर से बहुत सारे इधर जाएँ और उधर से हमले हो रहे हैं हमारे ऊपर बमबारी करके वो फ्लैट कर दिया। उसके बाद जनूब में घुस गए, वहाँ स्ट्राइक्स हुई, सब कुछ हुआ, सारा कर करा के आज एक अजीब खबर दी है उनके इसराइल की डिफेंस फोर्सेज ने। और ये मैं उसको जितनी दफ़ा पढ़ के फिर मैंने उसको चेक भी किया, काउंटर चेक भी किया, मैंने कहा ये जो है ये क्या खबर है। ये जो खबर है, ये खबर ये है कि जो 11वीं स्लाइड है कि हमास के याह्या सिनवर जो हैं वो इसराइल की फ़ौज की जो इमदादी सामान लेके जाने वाला काफिला था उसमें बैठ के फिर शुमाल की तरफ निकल गए। मतलब एक मिनट बता, एक सेकंड, ये कहते हैं होल्ड ऑन, इस स्लाइड को देखें दोबारा। हमास के याह्या सिनवर शुमाली गजा में निकल गए आईडीएफ के काफिले में बैठ के। ओ भाई, ये इसराइल क्या है, ये क्या तमाशा क्या बनाया हुआ, नेतन्याहू का क्या बनेगा ये इसका होगा क्या। मतलब है वो किसी सुरंग में भी नहीं, हमास के साथ वो इसराइल के ही ट्रक पे बैठ के बकौल इसराइली फौज के हमारे ट्रक पे भेज बदल के, वो फिल्मों में नहीं होता मतलब निकाह विकाह पहन के वो बैठ के शुमाल में निकल गए। तो इधर तो फिर शुमाल पे जाएंगे, फिर जनूब पे जाएंगे। तो ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि अब ये अपने एंड गेम की तरफ जा रहे हैं। जंग आगे नहीं फैलनी चाहिए, जंग इधर ही मेरा ख्याल है बीबी नेतन्याहू का पता नहीं क्या अब आलमी बरादरी कुछ करेगी। लेकिन ये है क्योंकि अब फिर बमबारी बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर वो उधर निकल गया है ऊपर, याह्या सिनवर ऊपर चले गए तो फिर इधर ये खान यूनस में किसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो वो 18,000 शहादतें हो गई हैं सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक, और इनके 100 लोग फौजी ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान मारे गए। इन्होंने 97 का इकरार किया है, लेकिन वो जो हमास से वो कह रहे हैं कि 400 लोग इनके मारे गए हैं। हमने और लोग भी अगवा करके पकड़ लिए हैं जो गायब हैं, जिनको ये मरा वो कह रहे हैं वो हमारे पास हैं। तो बहरहाल ये बड़ी डेडली गेम हो गई है। मैंने कल भी एक बात की थी कि इस जंग से एक और चीज़ सामने आई है, वो ये कि आपके पास साइबर हो, स्पेस हो, टेक्नोलॉजी हो, जो भी कुछ हो, ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। यानी मशीनें, साइबर वाइबर सब चल रहा है जनाब अपनी जगह, सब सत्तू पी के सो रहे हैं। उन्होंने हमास ने आके 2G, जो मैं हमेशा कहता हूँ 2G ने 5 या 6G को हरा दिया। और दूसरी बात यह कि जितनी जंगें इस वक्त हो रही हैं उसमें आप देखें तो आपको आर्टिलरी का रोल कितना इंपॉर्टेंट नजर आता है। चाहे वो आर्मीनिया अजरबैजान हो, यानी जो टैंक्स हैं, यानी हम कहते हैं ना कि फजाइया तो है ही, बॉम्बिंग वो सारा बहरिया, टैंक्स का दौर वापस आ रहा है दोबारा। क्योंकि आप देखें कि आर्मीनिया अजरबैजान, यूक्रेन रशिया, वो कह रहे हैं हमें टैंक दे दें, वो टैंक दे दें, इब्राहिम टैंक, फलाना टैंक है। अच्छा, उसके बाद आर्मीनिया अजरबैजान, यूक्रेन रशिया, उसके बाद अफ्रीका के अंदर आपको आर्टिलरी। अफ्रीका में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं तो वहाँ कोई कश्तियों पे बैठ के तो नहीं लड़ रहे ना लोग, सूडान में या चाड में, तो उधर ये बख्तरबंद गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। उसके बाद ये गज़ा और इसराइल में, यहाँ पर ज़मीनी भी है, फ़ज़ाई बमबारी भी हो रही है, लेकिन आपको बख्तरबंद गाड़ियाँ घुसे कैसे अंदर, मतलब पूरा फ्लैट कर दिया, अंदर जाते डर रहे हैं कि अंदर जाएगा फंस ना जाएगी धमाके से। एक रौला पड़ा हुआ तो अमेरिका ने और शेल्स दे दिए कि और मारो। अब इस पूरे सिनेरियो याह्या सिनवर खाए हैं। अब याह्या सिनवर इसराइल की फौज की गाड़ी पे बैठ के फिर शुमाल में चला गया। ये क्या टोपी है, ये क्या। अच्छा, टैंकों की आर्टिलरी की आप देखें तो चाइना इंडिया के दरमियान जो तनाज़ा चला उसमें भी आर्टिलरी। अभी तक कोई तैयारों की लड़ाई तो नहीं हुई ना, लेकिन जो लड़ाई हो रही है वो ज़मीन पे ही है ना, कि यहाँ पेट्रोलिंग करनी है, यहाँ नहीं करनी, यहाँ पे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्टिलरी का रोल बज़ाहिर हमें नज़र आता था ना कि यार शायद टैंक्स का ख़त्म हो गया, बख्तरबंद गाड़ियाँ नहीं, अब तो साइबर, अब तो स्पेस, उन सब के साथ साथ दोबारा जितनी जंगें आपको नज़र आ रही हैं, सवाए इसके कि साउथ चाइना सी वगैरह में फ्यूचर में कुछ अल्लाह ना करे कुछ हो तो वहाँ पर ज़ाहिर नेवल आपको ज़रूरत होगी, लेकिन यह है कि आर्टिलरी का जो रोल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एक बार फिर दोबारा। और वो ख़ास तौर पे बख्तरबंद गाड़ियाँ, क्योंकि वो जिन पे मिसाइल भी जो हिट करें तो वो उनके डिफेंस मैकेनिज़्म भी हो, वो उनके बाकी भी हो सारा, और वो पुराने टैंक्स तो नहीं लेकिन जदीद तरीन टैंक्स को बड़ा ज़रूरी हो गया कि फ़ौजें ये लें। तो अब ये देखें, अब याह्या सिनवर जो है उनकी तलाश जारी है। एक आदमी 2 महीने 2 दिन की मुकम्मल बमबारी और ज़मीनी हमले पूरी गज़ा में
और वो एक शख्स नहीं मिल रहा जिसका नाम याहिया अनवर है। और याहिया अनवर को अगर मार भी दिया जाता है तो याहिया अनवर के मारे जाने से ये हमास का ख़त्म हो जाएगी नहीं, हमास नहीं तो याहिया अनवर के नाम से तंजीम बन जाएगी। ठीक है, इज़्ज़ुद्दीन कसाम ब्रिगेड बनी हुई है ना, वो इज़्ज़ुद्दीन वो आज से 70-80 साल पहले दुनिया से चले गए, तो उनके नाम पे बनी हुई है कसाम ब्रिगेड। तो बात ये है कि ये जो है ये मामला बस इसको यहीं थमना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि सफारतकारी जो है अक़वाम मुत्तहिदा तो ऐसे ही बन गया, उसकी तो बिल्डिंग जैसे रोजवेल्ट के साथ की है ना हमने, मेरा बस चले तो ये यूनाइटेड नेशंस के साथ भी वही कर दिया जाए जो रोजवेल्ट होटल के साथ हुआ है। इसका कोई काम रहा नहीं है अब। ठीक है ना, ये भी बेकार हो गया है रोजवेल्ट, मतलब है कि इसकी भी निजकारी कमीशन के फवाद नवाज साहब है ना, हाँ तो उनके हवाले कर दिया जाए, यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग को वो टपका देंगे किसी के हाथ में। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।